everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. In my last lecture, we have successfully completed oxidation of saturated fatty acids, unsaturated fatty acids as well as their regulation. And in this lecture, we are going to start fresh chapter, that is lipid biosynthesis. Lipid biosynthesis की अगर बात करें तो इसमें हम total 4 topics को complete करेंगे. First one is the biosynthesis of fatty acids and eicosanoids. Second one is the biosynthesis of triacylglycerol. Third one is the biosynthesis of membrane phospholipids, and fourth one is the biosynthesis of cholesterol, steroids and isoprenoids. And in this lecture we will discuss about the biosynthesis of fatty acids and eicosanoids. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is biosynthesis of fatty acids and eicosanoids. So fatty acids में हमें दो चीज पढ़नी है. First one is the fatty acid oxidation. Fatty acid oxidation की अगर बात करें तो fatty acid oxidation को हमने last lecture में complete किया है. And second one is the fatty acid synthesis, that is fatty acid biosynthesis. फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंड फैटी एसिड सिंथेसिस की अगर बात करें तो इट इज नॉट ए रिवर्सल प्रोसेस. फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंड फैटी एसिड सिंथेसिस ये दोनों के दोनों डिफरेंट पाथवे हैं एंड डिफरेंट सेट ऑफ एंजाइम से कैटालाइज्ड होते हैं. क्या है? ये दोनों के दोनों डिफरेंट पाथवेज हैं एंड दे आर कैटालाइज्ड बाय डिफरेंट सेट्स ऑफ एंजाइम्स. इसके अलावा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंड फैटी एसिड सिंथेसिस के लोकेशन की बात करें तो दोनों का लोकेशन भी अलग अलग है सेल्स में. फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की अगर बात करें तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का जो लोकेशन होता है इट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है. वहीं पे फैटी एसिड सिंथेसिस की अगर बात करें तो सेल के साइटोसोल में फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है. कहाँ पे होती है? सेल के साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है. सो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंड फैटी एसिड सिंथेसिस दोनों सेम प्रोसेस नहीं है, दोनों रिवर्सल प्रोसेस नहीं है. बोथ आर इंटायरली डिफरेंट प्रोसेस. दोनों का पाथवे अलग होता है, दोनों का एंजाइम अलग होता है एंड दोनों का लोकेशन भी अलग होता है. इसके अलावा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की अगर बात करें तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन फैटी एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो 2 कार्बन का कंपाउंड रिलीज होता है, उसको बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए. वहीं पे फैटी एसिड सिंथेसिस की अगर बात करें तो यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं बल्कि यहाँ पे मैलोनाइल कोएंजाइम ए इंटरमीडिएट का इन्वॉल्वमेंट होता है. एसिटाइल कोएंजाइम ए की अगर बात करें तो इट इज ए 2 कार्बन कंपाउंड. वहीं पे मैलोनाइल कोएंजाइम ए की अगर बात करें तो इट इज ए 3 कार्बन कंपाउंड. And this is the structure of malonyl coenzyme A. ये क्या है? It is malonyl coenzyme A. वहीं पे अगर एसिटाइल कोएंजाइम A का स्ट्रक्चर बनाए तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर क्या होगा? दिस इज द एसिटाइल कोएंजाइम ए. एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड मैलोनाइल कोएंजाइम ए में क्या डिफरेंस है? सिर्फ और सिर्फ ये कार्बन डाइऑक्साइड का डिफरेंस है. सो कार्बन डाइऑक्साइड जब एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ अटैच होता है तो ये क्या बनाता है? मैलोनाइल कोएंजाइम ए. मैलोनाइल कोएंजाइम ए इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होते हैं किस चीज में? फैटी एसिड की सिंथेसिस में. अब सवाल यह है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए से मैलोनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन कैसे होता है? मैलोनाइल कोएंजाइम ए की अगर बात करें तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड बाइकार्बोनेट आयन का रिएक्शन होता है. एसिटाइल कोएंजाइम ए बाइकार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? मैलोनाइल
कोएंजाइम ए, और इस प्रोसेस में एक कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है और 1 मॉलिक्यूल एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। सो एसिटाइल कोएंजाइम ए जब बाइकार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, मैलोनाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए की अगर बात करें तो इट इज ए 2 कार्बन कंपाउंड। बाइकार्बोनेट आयन की अगर बात करें तो बाइकार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर ये होता है। वहीं पे मैलोनाइल कोएंजाइम ए की अगर बात करें तो इट इज ए 3 कार्बन कंपाउंड। सो एसिटाइल कोएंजाइम ए से मैलोनाइल कोएंजाइम ए बनाने में 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और एक एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एसिटाइल कोएंजाइम ए से मैलोनाइल कोएंजाइम ए जिस रिएक्शन के थ्रू बनता है, उस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। इसको ACC से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज वाइडली नोन एज ACC। A stands for एसिटाइल, C for कोएंजाइम ए एंड C for कार्बोक्सिलेज। सो एसिटाइल कोएंजाइम ए को क्या बोलते हैं, ACC। अब ये जो ACC होता है ये बैक्टीरियल सेल्स में भी होते हैं, एनिमल सेल्स में भी होते हैं एंड प्लांट सेल्स में भी होते हैं, बट इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। बैक्टीरियल सेल्स की अगर बात करें तो इसमें 3 सेपरेट पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट होते हैं। वहीं पे अगर एनिमल सेल्स की अगर बात करें तो ये तीनों सेपरेट पॉलीपेप्टाइड यूनिट का जो एक्टिविटीज है वो सारे के सारे तीनों एक्टिविटीज सिंगल मल्टी फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड का पार्ट होता है। मीन्स इट इज मल्टी फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड। वहीं पे प्लांट सेल की अगर बात करें तो प्लांट सेल में दोनों तरह के ACC प्रेजेंट होते हैं। मीन्स तीनों सेपरेट पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स के फॉर्म में भी होते हैं एंड तीनों एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में भी प्रेजेंट होते हैं। सो बैक्टीरियल सेल्स, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स तीनों में क्या प्रेजेंट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। चाहे वो बैक्टीरियल ACC हो, एनिमल का ACC हो या प्लांट सेल का ACC हो, तीनों में एक चीज कॉमन है, दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या है कॉमन, प्रोस्थेटिक ग्रुप। वो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं ACC में वो होते हैं बायोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या होते हैं, बायोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप। बायोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप की अगर बात करें तो बायोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या होता है, बायोटीन होता है जो कि एंजाइम से लिंक्ड होता है। किससे होता है लिंक्ड, एंजाइम के पॉलीपेप्टाइड चेन से लिंक्ड होता है बाई अमाइड लिंकेज। किससे लिंक्ड होता है, एमाइड लिंकेज। अब इस एमाइड लिंकेज के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइसिन रेजिड्यू। लाइसिन रेजिड्यू में 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं। इसमें जो एमाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है उस अमाइनो ग्रुप को बोलते हैं एप्सिलम अमाइनो ग्रुप। सो लाइसिन रेजिड्यू का एप्सिलम अमाइनो ग्रुप क्या करता है, अमाइड लिंकेज बनाता है, उसी से बायोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। मीन्स ACC का जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उससे लिंक्ड होता है क्या, बायोटीन, और इस लिंकेज को क्या बोलते हैं, एमाइड लिंकेज। एमाइड लिंकेज इस ACC का पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है उसका लाइसिन रेजिड्यू का एप्सिलम अमाइनो ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या होता है, एप्सिलम अमाइनो ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब हम देखते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम ए से मैलोनाइल कोएंजाइम ए कैसे बनता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, जिसको ACC भी बोलते हैं। इस ACC में 3 रीजन होते हैं। फर्स्ट वन इज द बायोटीन कैरियर प्रोटीन। अब इस बायोटीन कैरियर प्रोटीन के एक तरफ होता है बायोटीन कार्बोक्सिलेज और दूसरे तरफ होता है ट्रांस कार्बोक्सिलेज। दूसरे तरफ क्या होता है, ट्रांस कार्बोक्सिलेज। सो एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज में टोटल 3 रीजन होते हैं, 3 डोमेन होते हैं। फर्स्ट वन इज द बायोटीन कैरियर प्रोटीन, सेकंड वन इज द बायोटीन कार्बोक्सिलेज एंड थर्ड वन इज द ट्रांस कार्बोक्सिलेज। बायोटीन कैरियर प्रोटीन का काम क्या है, बायोटीन को कैरी करना। बायोटीन को कैसे कैरी करेगा, इस लाइसिन रेजिड्यू का जो एप्सिलम अमाइनो ग्रुप है उससे अमाइड लिंकेज बनाएगा। बायोटीन कैरियर प्रोटीन क्या करता है, बायोटीन को कैरी करता है।
बायोटीन कार्बोक्सिलेज की अगर बात करें तो बायोटीन कार्बोक्सिलेज का काम है इस बायोटीन से कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करना। बायोटीन से जब कार्बन डाइऑक्साइड का अटैचमेंट होता है तो यहाँ पे एक एटीपी खर्च होता है। सो यहाँ पे क्या है, बायोटीन, सो दिस इज द बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन इस बायोटीन के रिंग से कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होता है। सो दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड जो बायोटीन के नाइट्रोजन एटम से अटैच है। बाइकार्बोनेट का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किससे अटैच होता है, बायोटीन रिंग के नाइट्रोजन एटम से। और इस अटैचमेंट में एक एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एटीपी खर्च होता है तब जाके बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड इस बायोटीन रिंग के नाइट्रोजन एटम से क्या करता है, अटैच करता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बायोटीन से अटैच है बट ये बायोटीन कार्बोक्सिलेज रीजन की तरफ है। अब ये जो लाइसिन रेजिड्यू है, ये लाइसिन रेजिड्यू जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। और इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से बायोटीन कार्बोक्सिलेज जब बायोटीन पे अटैच कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड तो ये रीजन शिफ्ट होकर इधर आ जाता है। सो दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बायोटीन से अटैच है, ये किसके पास आ जाएगा, ट्रांस कार्बोक्सिलेज के पास आ जाएगा। अब ये ट्रांस कार्बोक्सिलेज क्या करेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को एसिटाइल को एंजाइम ए के मिथाइल कार्बन पे ट्रांसफर करता है और ये क्या बनाता है, मैलोनाइल को एंजाइम ए। सो दिस इज द एसिटाइल को एंजाइम ए और ये बायोटीन से कार्बन डाइऑक्साइड अटैच है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिटाइल को एंजाइम ए के मिथाइल ग्रुप पे ट्रांसफर करेगा और ये क्या बनाएगा, मैलोनाइल को एंजाइम ए। नाउ द एंजाइम इज फ्री और ये एंजाइम अनदर टर्न ऑफ रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। सो इस तरह से क्या बनते हैं, मैलोनाइल को एंजाइम ए। सो एसिटाइल को एंजाइम ए से क्या बना, एसिटाइल को एंजाइम ए से बना मैलोनाइल को एंजाइम ए। बट एसिटाइल को एंजाइम ए में कार्बन डाइऑक्साइड का अटैचमेंट होता है बट सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट है बाइकार्बोनेट आयन और इस रिएक्शन में एक एटीपी खर्च होता है और ये एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक डाउन होता है। सो एसिटाइल को एंजाइम ए से मैलोनाइल को एंजाइम ए बनाना है तो 1 मॉलिक्यूल बाइकार्बोनेट आयन लगेगा एंड 1 मॉलिक्यूल एटीपी का खर्च होता है। नाउ द नेक्स्ट मैकेनिज्म इज फैटी एसिड सिंथेसिस। फैटी एसिड सिंथेसिस की अगर बात करें तो फैटी एसिड सिंथेसिस टोटल 4 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट वन इज द कंडेंसेशन। पहला रिएक्शन क्या है, पहला रिएक्शन है कंडेंसेशन। पहला रिएक्शन क्या है, कंडेंसेशन। सेकेंड स्टेप की अगर बात करें तो सेकेंड क्या होगा, रिडक्शन। एंड थर्ड स्टेप की अगर बात करें तो थर्ड स्टेप इज डिहाइड्रेशन। थर्ड स्टेप क्या है, डिहाइड्रेशन। एंड फोर्थ स्टेप की अगर बात करें तो फोर्थ स्टेप इज ऑल्सो रिडक्शन। सो टोटल 4 स्टेप में कंप्लीट होता है फैटी एसिड सिंथेसिस। फर्स्ट वन इज द कंडेंसेशन, सेकेंड वन इज द रिडक्शन, थर्ड वन इज द डिहाइड्रेशन एंड फोर्थ वन इज द रिडक्शन। और इसका सीक्वेंस आप इस तरह से याद कर सकते हैं, CR/DR। C for condensation, R for reduction, D for dehydration and R for again reduction। अब ये कैसे कंप्लीट होता है, फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं फैटी एसिड सिंथेज। क्या, फैटी एसिड सिंथेज। फैटी एसिड सिंथेसिस का रिएक्शन कैटालाइज करता है एंड दिस फैटी एसिड सिंथेज इज ए मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है, ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। अब इस फैटी एसिड सिंथेस की खास बात यह है कि इसमें 7 एक्टिव साइट होते हैं। क्या होते हैं, 7 एक्टिव साइट होते हैं और वो कौन कौन होते हैं, उसका क्या फंक्शन है, ये हम देखते हैं। फैटी एसिड सिंथेस की अगर बात करें तो इसमें 2 एक्टिव साइट पे एसएच ग्रुप होता है। क्या होता है, एसएच ग्रुप होता है। उस दो एसएच ग्रुप के थ्रू लिंक्ड होता है थियोस्टर लिंकेज के थ्रू एसिटाइल ग्रुप एंड मैलोनाइल ग्रुप है। एसिटाइल ग्रुप सिर्फ एक ही बार ऐड होता है, बाकी डिफरेंट टर्न में मैलोनाइल ग्रुप ही ऐड होता है। सो जब कंडेंसेशन होता है तो ये 4 कार्बन का कंपाउंड बनाता है और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। जब कंडेंसेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एसिटाइल को एंजाइम ए से मैलोनाइल को एंजाइम ए बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ था।
नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन। रिडक्शन के प्रोसेस में क्या होगा, बीटा पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप है उसका रिडक्शन होता है और ये OH में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज डिहाइड्रेशन। ये जो सेकेंड एंड थर्ड कार्बन है, सेकेंड एंड थर्ड कार्बन से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन ऑफ दिस डबल बॉन्ड। जब रिडक्शन होगा तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ दिस इज द सैचुरेटेड असाइल ग्रुप। सो एक टर्न में टोटल 4 स्टेप होते हैं, कंडेंसेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन एंड अगेन रिडक्शन। सो वन टर्न ऑफ साइकिल में यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज है। पहला, कंडेंसेशन स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए से मैलोनाइल कोएंजाइम ए बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ है। सेकेंड, ईच साइकिल में 2 NADPH का रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि 2 बार रिडक्शन होते हैं। एंड थर्ड स्टेप इज 1 मॉलिक्यूल वाटर का एलिमिनेशन होता है। सो 1 टर्न साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा एंड 2 NADPH का रिक्वायरमेंट होगा। 2 NADPH क्या होगा, यूज होगा। सो दिस इज द ऑल द 4 स्टेप। और 16 कार्बन फैटी एसिड बनाने के लिए, 16 कार्बन फैटी एसिड क्या है, पामिटिक एसिड। 16 कार्बन फैटी एसिड क्या है, पामिटिक एसिड। अब इस 16 कार्बन फैटी एसिड बनाने के लिए टोटल कितने साइकिल करने पड़ेंगे? एक साइकिल में सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन ही ऐड होते हैं। सो एक साइकिल में जब 2 कार्बन ऐड होंगे और इनिशियली टोटल 4 कार्बन है, सो एक टर्न में टोटल 2 कार्बन ऐड होंगे तो टोटल 7 साइकिल होगा। सो पामिटिक एसिड बनाने के लिए टोटल 7 साइकिल ये चलेंगे और जैसे ही 16 कार्बन बन जाएगा वैसे ही वो एंजाइम से रिलीज हो जाता है और एंजाइम से रिलीज होने के लिए वो एक वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। सो जैसे ही ये 16 कार्बन फैटी एसिड बनेगा ये क्या करेगा, एंजाइम से रिलीज होगा। बट रिलीज करने के लिए यहाँ पे थियोलिसिस होती है और थियोलिसिस के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल का यूज होता है। अब ये जो पामिटिक एसिड के सारे कार्बन हैं, इस कार्बन का सोर्स क्या है? दिस इज द फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज द 15 कार्बन एंड दिस इज द 16 कार्बन। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से लेके 14 कार्बन तक ये सारे के सारे कार्बन का जो सोर्स है इट इज मैलोनाइल कोएंजाइम ए, जो कि मैलोनाइल ग्रुप है। वहीं पे 15 कार्बन एंड 16 कार्बन का जो सोर्स है, इसका जो सोर्स है वो मैलोनाइल कोएंजाइम ए नहीं है बल्कि एसिटाइल कोएंजाइम ए है। इस एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिल कार्बन इट इज द 15 कार्बन और जो मिथाइल कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, 16 कार्बन। सो पामिटिक एसिड का 15 एंड 16 कार्बन जो है वो क्या है, वो उसका सोर्स है एसिटाइल कोएंजाइम ए। बाकी कार्बन का सोर्स क्या है, मैलोनाइल कोएंजाइम ए। And this is the structure of fatty acid synthase. फैटी एसिड सिंथेज की अगर बात करें तो फैटी एसिड सिंथेज बैक्टीरिया में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, प्लांट सेल में भी होते हैं। इकोलाई की अगर बात करें, बैक्टीरियल सेल है। इकोलाई का जो फैटी एसिड सिंथेज सिस्टम है इसमें 7 सेपरेट पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। एटलीस्ट 3 अदर एक्ट्स एट सम स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस। सो चाहे वो बैक्टीरिया का फैटी एसिड सिंथेज हो या प्लांट का हो या एनिमल को हो, सारे फैटी एसिड सिंथेज में 7 डोमेन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द केस, MAT, DH, ER, KR, ACP एंड TE। ये टोटल 7 डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया के केस में ये सारे के सारे सेपरेट पॉलीपेप्टाइड चेन में होते हैं और सारे के सारे सेपरेट पॉलीपेप्टाइड चेन टुगेदर वर्क करते हैं टू कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड्स फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड मैलोनाइल कोएंजाइम ए। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस इंटरमीडिएट्स होते हैं वो रिमेन कोवैलेंटली अटैच्ड होते हैं एज थियोएस्टर्स टू वन ऑफ द 2 थियोल ग्रुप ऑफ द सिंथेज complex. One point of attachment is SH group of cis residue in one of the 7 synthase protein, that is beta ketoacyl HCP synthase, and the other is SH group of acyl carrier protein. So ये जो फैटी एसिड सिंथेज है, इस फैटी एसिड सिंथेज पे टोटल 7 एक्टिव साइट प्रेजेंट होते हैं।
एंड आउट ऑफ 7 एक्टिव साइट 2 एक्टिव साइट पे क्या होता है, एसएच ग्रुप होता है, जहां पे एसिटाइल ग्रुप या मैलोनाइल ग्रुप का अटैचमेंट होता है। जो फर्स्ट एक्टिव साइट है, जो फर्स्ट डोमेन है, इट इज बीटा कीटो एसाइल एसीपी सिंथेज, जिसको केस से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड वन इज द मैलोनाइल एसिटाइल कोएंजाइम एसीपी ट्रांसफरेज, जिसको एमएटी बोलते हैं, और ये एमएटी एसिटाइल ग्रुप को भी ट्रांसफर करता है एंड मैलोनाइल ग्रुप को भी ट्रांसफर करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैलोनाइल एसिटाइल कोएंजाइम एसीपी ट्रांसफरेज। थर्ड वन इज द बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी डिहाइड्रेटेज। नेक्स्ट वन इज द इनोइल एसीपी रिडक्टेज, जिसको ईआर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द बीटा कीटो एसाइल एसीपी रिडक्टेज, जिसको केआर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द एसीपी, एसीपी स्टैंड्स फॉर एसाइल कैरियर प्रोटीन, एंड द नेक्स्ट वन इज द थियोएस्टरेज, जिसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस आर द 7 डोमेन्स ऑफ द फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड सिंथेज। इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 डोमेन्स को रिप्रेजेंट किया गया है, ER, KR, DH, KS एंड MAT। यहाँ पे TE एंड ACP को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। इसका रीजन ये है कि TE एंड ACP जो डोमेन होते हैं वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में डिसऑर्डर्ड होते हैं, इसीलिए इनको इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में शो नहीं किया गया है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ACP। ACP स्टैंड्स फॉर एसाइल कैरियर प्रोटीन। ये ACP का स्ट्रक्चर है। ACP की खास बात यह है कि इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये 4 प्राइम फॉस्फोपेंटेथेइन होता है, और इस 4 प्राइम फॉस्फोपेंटेथेइन में क्या होते हैं, विटामिन बी, जिसको क्या बोलते हैं, पैंटोथेनिक एसिड। क्या बोलते हैं, पैंटोथेनिक एसिड। अब ये जो 4 प्राइम फॉस्फोपेंटेथेइन है, इस 4 प्राइम फॉस्फोपेंटेथेइन ACP के साथ अटैच्ड होता है बाई सेरीन रेजिड्यू। सेरीन रेजिड्यू का जो OH ग्रुप होता है उससे ये 4 प्राइम फॉस्फोपेंटेथेइन अटैच होता है। अब इस 4 प्राइम फॉस्फोपेंटेथेइन का इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें एसएच ग्रुप होते हैं और इसी एसएच ग्रुप से मैलोनाइल ग्रुप ईस्टर लिंकेज के थ्रू, दैट इज थियो ईस्टर लिंकेज के थ्रू, थियो ईस्टर लिंकेज के थ्रू क्या होता है, लिंक्ड होता है। किससे लिंक्ड होता है, थियो ईस्टर लिंकेज के थ्रू लिंक्ड होता है फॉर द एक्टिवेशन। Now coming to the mechanism of fatty acid synthesis. So beta oxidation की तरफ fatty acid synthesis में भी each turn में 2 कार्बन ऐड होते हैं, बट फैटी एसिड सिंथेसिस स्टार्ट होने से पहले फैटी एसिड सिंथेस की क्या होती है, चार्जिंग होती है। अब सवाल यह है कि चार्जिंग होता कैसे है। सो चार्जिंग की अगर बात करें, चार्जिंग कैसे होता है फैटी एसिड सिंथेस का। सो फैटी एसिड सिंथेस में टोटल 7 डोमेन है, बट यहाँ पे सिर्फ 6 डोमेन ही रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि जो टी डोमेन होता है वो डिसऑर्डर्ड होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में उसको शो नहीं करते हैं। बट यहाँ पे ACP रिप्रेजेंट किया हुआ है विदाउट ऑफ, क्योंकि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ACP की अगर बात करें तो इस पे SH ग्रुप होता है, KS पे भी SH ग्रुप होता है। फैटी एसिड सिंथेस में टोटल 7 एक्टिव साइट होते हैं। कितने एक्टिव साइट होते हैं, 7 एक्टिव साइट होते हैं। आउट ऑफ 7 एक्टिव साइट जो 2 एक्टिव साइट होता है, 2 एक्टिव साइट पे क्या होता है, SH ग्रुप होता है। एक होता है ACP पे और दूसरा होता है KS पे। सो पहला स्टेप में क्या होता है, इस एसिटाइल को एंजाइम A का एसिटाइल ग्रुप है इस ACP के SH के साथ अटैच होता है, और इस रिएक्शन को जो कैटालाइज करता है वो क्या है, मैलोनाइल एसिटाइल कोएंजाइम ACP ट्रांसफरेज। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में एसिटाइल कोएंजाइम A का एसिटाइल ग्रुप इसके साथ थियो ईस्टर लिंकेज बनाएगा, किसके साथ, ACP के SH के साथ। जैसे ही एसिटाइल ग्रुप, जैसे ही ACP के साथ, जैसे ही ACP के SH ग्रुप के साथ एसिटाइल ग्रुप लिंक्ड होता है, ये ACP एसिटाइल ग्रुप को KS पे ट्रांसफर कर देता है। कहाँ ट्रांसफर कर देता है, KS पे ट्रांसफर कर देता है, इस केस पे ट्रांसफर कर देता है। अब इस केस पे जो ट्रांसफर होता है इसको कौन कैटालाइज करता है, इसको कैटालाइज करता है ये केस, दैट इज बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेज। बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेज क्या करेगा, ACP से केस ग्रुप पे क्या करेगा, केस के SH ग्रुप पे
एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा क्या होगा, क्योंकि ACP से एसिटाइल ग्रुप कहाँ ट्रांसफर हो गया, KS पे ट्रांसफर हो गया, KS के SS ग्रुप पे ट्रांसफर हो गया, तो अब ये ACP फ्री हो जाएगा। अब जब ACP फ्री हो जाएगा तो इस पे क्या अटैच करेगा, नेक्स्ट स्टेप में मैलोनाइल को एंजाइम A का मैलोनाइल ग्रुप, सो मैलोनाइल ग्रुप अब इस ACP के साथ अटैच करेगा। तो अब यहाँ पे क्या क्या अटैचमेंट हुआ, जो KS का SH है उसके साथ एसिटाइल ग्रुप अटैच है, ACP का जो SH है उसके साथ मैलोनाइल ग्रुप अटैच है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस रिएक्शन एंड दैट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कैसे होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये CH2 जो मिथिलीन ग्रुप है दो कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में। अब ये कैसे करेगा, ये ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है मीन्स इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और माइनस है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, जैसे ये कार्बन को देगा इस पे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा और इस कार्बन पे प्लस चार्ज डेवलप करेगा। जैसे इस कार्बन पे प्लस चार्ज डेवलप करेगा और ये 2 बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन में 5 बॉन्ड हो जाएंगे, बट कार्बन में 5 बॉन्ड अनस्टेबल होता है। सो जब अनस्टेबल होगा तो ये जो बॉन्ड है ये इनकी तरफ शिफ्ट करेगा और इनकी तरफ शिफ्ट करेगा तो इन पे इस तरह से चार्ज डेवलप हो जाएगा और ये CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। एंड दिस CH2 पे जो 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज है, इट एक्ट्स एज गुड न्यूक्लियोफाइल, ये गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। और गुड न्यूक्लियोफाइल है मीन्स ये इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, जैसे ही कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा ये इससे बॉन्ड बनाएगा तो अगेन इस पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये एसिटाइल ग्रुप मैलोनाइल ग्रुप के ये CH2CO से बॉन्ड बना लेगा, मीन्स एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर कहाँ हो गया, मैलोनाइल ग्रुप पे। सो दिस इज द कंडेंसेशन। और इस स्टेप में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड मैलोनाइल को एंजाइम A के फॉर्मेशन में यूज हुआ था। सो फर्स्ट स्टेप इज द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होगा, कंडेंसेशन में क्या होगा, कंडेंसेशन में जो KS पे एसिटाइल ग्रुप अटैच हैं, ACP पे मैलोनाइल ग्रुप जो अटैच हैं, इस एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर होता है इस पे मैलोनाइल ग्रुप के मिथिलीन कार्बन पे। सो यहाँ पे क्या बनेगा, 4 कार्बन कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं, बीटा कीटो ब्यूटाराइल ACP। सो कंडेंसेशन रिएक्शन में एसिटाइल ग्रुप एंड मैलोनाइल ग्रुप के बीच में कंडेंसेशन होता है और ये क्या बनाता है, बीटा कीटो एसाइल ACP, और इस रिएक्शन में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज सेम कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मैलोनाइल को एंजाइम A के फॉर्मेशन में यूज हुआ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना था तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करके मैलोनाइल ग्रुप क्यों बनाया गया, और इसका आंसर है फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन में। सो दिस इज द पाथवे ऑफ फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन। जब ये बीटा ऑक्सीडेशन होते हैं तो टोटल 4 स्टेप होते हैं, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड क्लीवेज। जो थियोलिसिस की प्रोसेस होती है, जो क्लीवेज होता है, वो क्लीवेज किसका होता है, इस बॉन्ड का होता है। और ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, 2 एसिटाइल ग्रुप के बीच का बॉन्ड है। दिस इज द फर्स्ट एसाइल ग्रुप एंड दिस इज द सेकंड एसाइल ग्रुप। 2 एसाइल ग्रुप के बीच का बॉन्ड है और इस 2 एसाइल ग्रुप के बीच का बॉन्ड जब क्लीव होता है तो काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, मीन्स इट इज हाईली एक्सर्गोनिक। ये क्या होगा, हाईली एक्सर्गोनिक। सिमिलरली अगर 2 एसाइल ग्रुप के बीच में बॉन्ड बनाना होगा तो इट विल बी हाईली इंडरगोनिक। ये क्या होगा, इट विल बी हाईली इंडरगोनिक। सो जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो हाईली एक्सर्गोनिक होगा एंड डेफिनेटली हाईली एक्सर्गोनिक होता है तभी एनर्जी रिलीज होती है जब फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो। लेकिन जब 2 एसाइल ग्रुप के बीच में बॉन्ड बनाएगा तब ये हाईली इंडरगोनिक होगा और हाईली इंडरगोनिक होने की वजह से ही एक्टिव
एक्टिवेटेड माइलोनाइल ग्रुप का यूज किया जाता है फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। हाईली इंटरगोनिक मीन्स इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इससे रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल नहीं होगा। सो एक्टिवेटेड माइलोनाइल ग्रुप के फॉर्मेशन से क्या होता है, इस रिएक्शन को थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइलोनाइल कोएंजाइम में। माइलोनाइल कोएंजाइम में ये जो मिथिलीन कार्बन है, मिथिलीन ग्रुप है जो दो कार्बोनाइल कार्बन के बीच में है, ये मिथिलीन ग्रुप जो होते हैं ये गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। और कैसे करते हैं ये अभी मैंने लास्ट में समझाया है। तो ये मिथिलीन ग्रुप जो है ये गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, और कंडेंसेशन रिएक्शन में डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ माइलोनाइल ग्रुप फैसिलिटेट्स द न्यूक्लियोफिलिक अटैक of methylene carbon on the thioester linking the acetyl group to the beta ketoacyl ACP synthase displacing the enzymes SS group। और यहाँ पे कंडेंसेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप को कपल करके ओवरऑल रिएक्शन को हाईली एक्सर्गोनिक प्रोसेस बनाया जाता है। इसी तरह का कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन फैसिलिटेट होता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनाने में इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो एक्टिवेटेड माइलोनाइल ग्रुप इन फैटी एसिड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। अब यहाँ सेकेंड स्टेप पे क्या होगा, दिस इज बीटा कीटोब्यूटाराइल ACP, और यहाँ पे 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये 4 कार्बन का कंपाउंड जो कंडेंसेशन के बाद बना है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे जो थर्ड कार्बन है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन पे क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। अब इस कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, रिडक्शन होगा तो ये कार्बोनाइल ग्रुप OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो किसी न किसी को यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, NADPH का होगा, और NADPH का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनाएगा, NADP+। सो आफ्टर रिडक्शन ये क्या बनाता है, डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइल ACP, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज डिहाइड्रेशन। अब यहाँ पे जो सेकेंड एंड थर्ड कार्बन है, सेकेंड एंड थर्ड कार्बन से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और इस रिएक्शन को जो कैटालाइज करता है एंजाइम उसको बोलते हैं DH। DH मीन्स बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP डिहाइड्रेटेज, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा उसके बाद क्या बनेगा, ट्रांस डेल्टा टू ब्यूटेनॉइल ACP। नाउ अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया है सेकेंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं सेकेंड एंड थर्ड कार्बन से। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। नाउ द रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड क्या होगा, इस यहाँ पे जो डबल बॉन्ड थे उसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन के लिए जो एंजाइम यूज होते हैं उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं इनॉइल ACP रिडक्टेज, दैट इज ER। अब यहाँ पे जो रिडक्शन होगा उसके बाद ये 4 कार्बन सैचुरेटेड एसाइल ग्रुप का फॉर्मेशन होते हैं, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो किसी न किसी का ऑक्सीडेशन होगा, एंड दैट ऑक्सीडेशन इज NADPH, और NADPH का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, NADP+। सो 4 स्टेप के बाद यहाँ पे 4 कार्बन सैचुरेटेड एसाइल ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। अगर यहाँ पे 16 कार्बन का फैटी एसिड बनाना है, 16 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो ये जो साइकिल 4 स्टेप का है ये 6 साइकिल और रन करेंगे। दिस इज द फर्स्ट साइकिल, एंड 6 साइकिल और रन करेंगे तब जाके 16 कार्बन फैटी एसिड का फॉर्मेशन होगा। सो टोटल 7 साइकिल रन होंगे तब जाके 16 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड का फॉर्मेशन होगा। फैटी एसिड सिंथेसिस की अगर बात करें सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में 2 कार्बन और ऐड होगा। सो ईच स्टेप में टोटल कितने कार्बन ऐड होते हैं, टोटल 2 कार्बन ऐड होते हैं, इसीलिए टोटल 7 साइकिल की रिक्वायरमेंट है। नाउ द ओवरऑल रिएक्शन की अगर बात करें 16 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए, तो 16 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, तो इस
के लिए कितना एसिटाइल को एंजाइम ए की रिक्वायरमेंट होगी? इसके लिए टोटल 8 एसिटाइल को एंजाइम ए की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन यहाँ पे सिंथेसिस जो होती है 7 साइकिल में कंप्लीट होती है, क्योंकि एक एसिटाइल को एंजाइम ए पहले ऐड हो जाता है। सो टोटल 7 साइकिल होंगे। 7 साइकिल होंगे मीन्स टोटल 7 एसिटाइल को एंजाइम ए से 7 मैलोनाइल को एंजाइम ए बनेगा। अब ये जो 7 मैलोनाइल को एंजाइम ए बनेगा 7 एसिटाइल को एंजाइम ए से, तो इसमें 7 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी जो कि बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में यूज होता है, एंड 7 एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो 7 मैलोनाइल को एंजाइम ए बन गया। अब ये 7 मैलोनाइल को एंजाइम ए 7 साइकिल में इंटर करेगा। 7 साइकिल में इंटर करने के लिए स्टार्टिंग में एक एसिटाइल को एंजाइम ए की भी रिक्वायरमेंट होती है। सो एक एसिटाइल को एंजाइम ए एंड 7 मैलोनाइल को एंजाइम ए से क्या बनेगा? पामीटेट, जो कि 16 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। और ईच साइकिल में 2 NADPH की भी रिक्वायरमेंट होती है। सो 7 साइकिल में टोटल कितने NADPH होंगे? टोटल 14 NADPH होंगे। और ईच साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है, तो टोटल 7 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे। लेकिन वाटर यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल है। 6 मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि जैसे ही 16 कार्बन फैटी एसिड बनेगा उसको फैटी एसिड सिंथेस से रिलीज करना है, और फैटी एसिड सिंथेस से रिलीज करने के लिए यहाँ पे थियोलिसिस होता है। क्या होता है? थियोलिसिस होता है, जो कि एसएस बॉन्ड से बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, जो कि थियोस्टर लिंकेज के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। और थियोलिसिस के लिए 1 मॉलिक्यूल वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सो टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितना होगा? 7 - 1 दैट इज 6 वाटर मॉलिक्यूल। सो ओवरऑल रिएक्शन की अगर बात करें, पामीटिक एसिड की सिंथेसिस में क्या क्या चाहिए? 8 मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम ए चाहिए, 7 मॉलिक्यूल एटीपी चाहिए, 14 मॉलिक्यूल NADPH चाहिए, और 6 मॉलिक्यूल वाटर का रिलीज होता है। क्या होता है? 6 मॉलिक्यूल वाटर का रिलीज होता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं मेंशन किया हुआ है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है मैलोनाइल को एंजाइम के सिंथेसिस में, और जो 4 स्टेप रिपीट प्रोसेस होते हैं तो ईच साइकिल में वह एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और ये वही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जो कि यूज होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नेट कार्बन डाइऑक्साइड 0, बट मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल वाटर का रिलीज होगा। सो पामीटिक एसिड के फॉर्मेशन में टोटल 8 एसिटाइल को एंजाइम ए की रिक्वायरमेंट होगी, 7 ATP का खर्च होगा, 14 NADPH की रिक्वायरमेंट होगी, एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। फैटी एसिड सिंथेसिस की अगर लोकेशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द हायर यूकैरियोट्स में जो फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है? साइटोसोल में होती है। लेकिन प्लांट सेल में फैटी एसिड की सिंथेसिस साइटोसोल में नहीं बल्कि क्लोरोप्लास्ट में होती है। कैसे होती है? एनिमल सेल्स एंड ईस्ट सेल की बात करें तो एनिमल सेल्स एंड ईस्ट सेल में फैटी एसिड की सिंथेसिस साइटोसोल में होती है। क्यों? क्योंकि फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? NADPH चाहिए। और NADPH कहाँ से आता है? NADPH आता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से एंड माइलिक एंजाइम से। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कहाँ होता है? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होता है साइटोसोल में। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू NADPH का सिंथेसिस होता है, और NADPH का सिंथेसिस होगा तो साइटोसोल में NADPH एंड NADP+ का रेशियो क्या होगा? हाई होगा। और जहां पे NADPH एंड NADP+ का रेशियो हाई होगा उसी जगह में क्या होगा? फैटी एसिड सिंथेसिस होंगे। कहाँ पे होंगे? वहीं पे फैटी एसिड सिंथेसिस होंगे। मींस फैटी एसिड सिंथेसिस कहाँ होगा? साइटोसोल में होगा। एंड फैटी एसिड सिंथेसिस के अलावा इस आइसोप्रिनोइड एंड स्टेरोल सिंथेसिस का अर्ली स्टेजेस होता है। वहीं पे प्लांट सेल की अगर बात करें तो प्लांट सेल में जो फैटी एसिड सिंथेसिस होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? लाइट रिएक्शन। क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन होते हैं, एंड लाइट रिएक्शन में स्पेशली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। क्या होता है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, और ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू NADPH बनता है।
और ये NADPH कहाँ बनेगा, क्लोरोप्लास्ट में बनेगा। ATP भी बनता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, इससे क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, NADPH एंड NADP प्लस का रेशियो हाई होगा, और जहाँ पे NADPH एंड NADP प्लस का रेशियो हाई होता है वहीं पे फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की बात करें तो एनिमल एंड इस सेल में फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बट प्लांट में फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनिमल सेल्स एंड ईस्ट सेल्स में फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन होता है, कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस होती है, इसके अलावा फैटी एसिड का इलोंगेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में प्लांट सेल में फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता। सो प्लांट सेल में फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, प्लांट सेल में फैटी एसिड का होता है ऑक्सीडेशन ग्लाइऑक्सीजोम्स में, एंड ग्लाइऑक्सीजोम्स की अगर बात करें तो इट इज स्पेशलाइज्ड पेरोक्सीजोम, क्योंकि प्लांट सेल में फैटी एसिड्स फ्यूल की तरह काम नहीं करते हैं, सिर्फ सीड जर्मिनेशन के टाइम में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि सीड जर्मिनेशन के टाइम में फोटोसिंथेटिक पार्ट्स डेवलप नहीं होते हैं। सो पेरोक्सीजोम में फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है, और इसलिए होता है क्योंकि ग्लाइऑक्सीजोम्स में ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होते हैं और कैटलिस पेरोक्सीडेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन प्लांट सेल्स, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। This is the inner membrane of mitochondria. This is outer membrane of mitochondria. यहाँ पे हमें दो प्रोसेस को यहाँ पे हमें देखना है फैटी एसिड सिंथेसिस के बारे में। फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, अल्टीमेटली चाहिए एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ से आएगा, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आएगा पाइरूवेट से। कहाँ से आएगा, पाइरूवेट से। पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो एंजाइम कैटालाइज करता है उससे पाइरूवेट क्या बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और दूसरा कहाँ से आएगा, अमाइनो एसिड्स के कार्बन स्केलेटल का जब कैटाबोलिज्म होगा तब। सो अमाइनो एसिड्स एंड पाइरूवेट से क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या बनते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए। लेकिन फैटी एसिड की सिंथेसिस कहाँ होता है, साइटोसोल में होता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोसोल में एसिटाइल कोएंजाइम ए किस तरह से ट्रांसपोर्ट करेगा। सो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड साइटोसोल के बीच में दो बैरियर है, एक माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन में पोरीन्स होते हैं, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमेएबल हो जाता है फॉर स्मॉल सॉलिड्स एंड आयंस। इट मीन्स कि आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए को क्रॉस करने में, पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इनर मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं इम्परमिएबल होते हैं फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो सवाल ये है कि जब ये इम्परमिएबल होता है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए कैसे क्रॉस करेगा। इवन एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए इनर मेम्ब्रेन में कोई भी ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो कैसे जाएगा। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है पाइरूवेट एंड अमाइनो एसिड से, ये ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करता है और ये सिट्रेट बनाता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए की अगर बात करें तो ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, ऑक्सैलो एसीटेट की अगर बात करें तो 4 कार्बन का कंपाउंड है। एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड ऑक्सैलो एसीटेट का रिएक्शन होगा तो ये सिट्रेट बनाएगा और ये 6 कार्बन का कंपाउंड होगा। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करेगा उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि सिट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको बोलते हैं सिट्रेट सिंथेज। अब इनर मेम्ब्रेन पे ट्रांसपोर्टर होते हैं सिट्रेट के लिए, दैट इज सिट्रेट ट्रांसपोर्टर। इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू कहाँ आएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आएगा। जैसे ही इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आएगा, आउटर मेम्ब्रेन तो परमिएबल होता है तो इसके थ्रू ये साइटोसोल में आ जाएगा। बट फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए सिट्रेट नहीं चाहिए। फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए। तो ये क्योंकि 6 कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड ऑक्सैलो एसीटेट रिएक्ट करके सिट्रेट बनाया था। सो यहाँ पे सिट्रेट ब्रेक करेगा, क्लीव करेगा, स्प्लिट करेगा, तो ये क्या बनाएगा, 4 कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट एंड 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए।
और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज कर देगा, क्योंकि इसकी क्लीवेज हो रही है, तो इसको बोलेंगे सिट्रेट लाइएज। और इस रिएक्शन के लिए सिट्रेट को क्लीव करने के लिए एक मॉलिक्यूल एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे ही एसिटाइल को एंजाइम ए बनेगा, ये फैटी एसिड सिंथेसिस पाथवे में इंटर कर जाएगा। अब ये जो ऑक्सैलो एसीटेट साइटोसोल में आया है, इसका क्या होगा? ये ऑक्सैलो एसीटेट वापस इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भेजना है, बट अगेन द सेम प्रॉब्लम इज इनर मेम्ब्रेन पे कोई भी ऑक्सैलो एसीटेट का ट्रांसपोर्टर नहीं होता है। ट्रांसपोर्टर होते हैं मैलेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट ट्रांसपोर्टर, जिसके थ्रू मैलेट एंड अल्फा कीटोग्लूट्रेट ट्रांसपोर्ट होते हैं, और दूसरा पायरुवेट ट्रांसपोर्टर। सो इस ऑक्सैलो एसीटेट को या तो पायरुवेट में कन्वर्ट कर देगा या तो मैलेट में कन्वर्ट कर देगा। ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में कन्वर्ट होता है बाई रिडक्शन, और इस रिएक्शन को जो कैटालाइज करता है एंजाइम, उसको मैलेट डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। और इस रिडक्शन में एक मॉलिक्यूल NADH का यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी न किसी का ऑक्सीडेशन होना है, और ऑक्सीडेशन किसका होगा? NADH का। NADH का ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या बनाएगा? NAD+। अब ये मैलेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू कहाँ आएगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएगा तो इसका फिर से क्या होगा? ऑक्सीडेशन होकर ये ऑक्सैलो एसीटेट बना देगा। और क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन में एक NADH यूज हुआ था, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे NADH बन जाएगा। सो यहाँ पे NADH का कोई चेंज नहीं हुआ साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑक्सैलो एसीटेट को ट्रांसपोर्ट करने में। दूसरा पाथवे एक और यूज होता है, मैलेट को पहले पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है, और मैलेट जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और यहाँ पे एक NADPH का फॉर्मेशन होता है, एंड द एंजाइम इज मैलिक एंजाइम। अब ये पायरुवेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आएगा तो क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा और ये ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगा, और इसके फॉर्मेशन में 1 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस इज द शटल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू द साइटोसोल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वन इज द रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। फैटी एसिड सिंथेसिस की रेगुलेशन की बात करें तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रेगुलेटर है। फर्स्ट वन इज द एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, दैट इज ACC, एंड सेकेंड वन इज द सिट्रेट। एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज की अगर बात करें तो एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज का दो रेगुलेटर है। एक तो सिट्रेट एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज को रेगुलेट कैसे करता है? बाई एलोस्टेरिक मैकेनिज्म, और सिट्रेट इज एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। सिट्रेट क्या है? एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है। किसका? ACC का। वहीं पे इंड प्रोडक्ट की अगर बात करें, पाल्मिटॉइल कोएंजाइम A इसका फीडबैक इनहिबिटर है। क्या है? फीडबैक इनहिबिटर है। सिट्रेट की अगर बात करें तो सिट्रेट प्लेज ए सेंट्रल रोल इन डाइवर्टिंग सेलुलर मेटाबॉलिज्म फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल टू द स्टोरेज ऑफ फ्यूल एज फैटी एसिड्स। अब ये कैसे करता है? जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एसिटाइल कोएंजाइम A एंड ATP का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो ये सिट्रेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से कहाँ चला जाता है? साइटोसोल में चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से कहाँ जाएगा? साइटोसोल में जाएगा। और जैसे ही ये साइटोसोल में जाएगा, साइटोसोल में ये सिट्रेट क्या बनाएगा? ये बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A। और ये सिर्फ एक ही काम नहीं करता है। जैसे ये साइटोसोल में जाएगा, एक तो एसिटाइल कोएंजाइम A का प्रिकर्सर की तरह काम करेगा और दूसरा सिट्रेट ACC को एक्टिवेट करेगा। तो ये दो काम एक साथ करता है। इसके अलावा ये PFK1 को क्या करता है? इनहिबिट करता है। PFK1 इज द ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स। सो जैसे ही सिट्रेट साइटोसोल में आएगा, ग्लाइकोलिसिस का पाथवे क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा। इट मीन्स कि ये कंप्लीटली फैटी एसिड बायोसिंथेसिस पाथवे को कंटिन्यू करेगा। इनके अलावा ACC का मॉडिफिकेशन जो होता है, कोवैलेंट मॉडिफिकेशन भी होता है। क्या होता है? कोवैलेंट मॉडिफिकेशन के थ्रू भी रेगुलेट होता है। कोवैलेंट मॉडिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे दो तरह के प्रोसेस होंगे। फर्स्ट वन इज द फॉस्फोराइलेशन
एंड सेकेंड वन इज द डीफॉस्फोराइलेशन। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन। अगर ACC का फॉस्फोराइलेशन होगा तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ACC इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर डीफॉस्फोराइलेशन होगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा। सो ACC का रेगुलेशन इस तरह से होता है, अल्टीमेटली फैटी एसिड का रेगुलेशन इस तरह से होता है। फॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन ग्लूकागॉन इपिनेफ्रिन के द्वारा रेगुलेट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। एसिटाइल कोएंजाइमिक कार्बोक्सिलेज ऑफ प्लांट्स एंड बैक्टीरिया की बात करें तो ये सिट्रेट एंड फॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन के थ्रू रेगुलेट नहीं होता है। तो सवाल ये है कि प्लांट में किस तरह से रेगुलेट होता है एंड बैक्टीरिया में किस तरह से रेगुलेट होता है। प्लांट में ACC का जो रेगुलेशन होता है वो होता है इंक्रीज इन स्ट्रोमल pH एंड मैग्नीशियम आयन। मीन्स अगर स्ट्रोमा का pH एंड मैग्नीशियम आयन बढ़ेगा तो एंजाइम क्या होगा? एक्टिव होगा। और इसका रीजन है क्योंकि स्ट्रोमा का pH और मैग्नीशियम आयन बढ़ता है तो लाइट रिएक्शन होता है। और ये कैसे होता है? इल्यूमिनेशन के टाइम में। और लाइट रिएक्शन होगा तो NADPH का फॉर्मेशन होगा, और NADPH का फॉर्मेशन होगा तो फैटी एसिड सिंथेसिस कंटिन्यू होगा। वहीं पे बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया डू नॉट यूज ट्राइसल ग्लिसरॉल्स एज एनर्जी सोर्स। इन E. coli primary role of fatty acid is to provide precursor for membrane lipids. The regulation of the process of this complex involving guanine nucleotide that coordinate cell growth with membrane formation. So बैक्टीरिया में जो फैटी एसिड सिंथेसिस का रेगुलेशन होता है वो कैसे होता है? गुआनिन न्यूक्लियोटाइड के थ्रू होता है, एंड इट इज PPGPP. So this is all about fatty acid regulation. इनके अलावा मोमेंट बाय मोमेंट रेगुलेशन ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी के अलावा दिस pathway also regulated at the level of gene expression. For example, when animals ingest an excess of certain polyunsaturated fatty acids, expression of genes encoding a wide range of lipogenic enzymes in the liver is suppressed. Second, if fatty acid synthesis and beta oxidation were to proceed simultaneously, two processes could constitute futile cycle. Futile cycle means wasting energy. Beta oxidation is blocked by malonyl coenzyme A जो कि CAT1 को इनहिबिट करता है। CAT1 कहाँ काम करता है? CAT1 काम करता है for the transfer of acyl coenzyme A from cytosol to mitochondria. Thus, during fatty acid synthesis, production of first intermediate, that is a malonyl coenzyme A, shut down beta oxidation at the level of transport system in the mitochondrial inner membrane, and this control mechanism illustrates another advantage of segregating synthetic and degradative pathways in different cellular compartments. Now the next one is the synthesis of long chain saturated fatty acids. So पहला क्या बनता है? पामिटेट, जो कि 16 कार्बन का फैटी एसिड है। 16 कार्बन फैटी एसिड से ही स्टीयरेट बनते हैं, 18 कार्बन फैटी एसिड। 18 कार्बन फैटी एसिड से ओलिएट एंड अदर लॉन्गर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बनते हैं। प्लांट्स में इसी ओलिएट का डिसैचुरेशन होता है और लिनोलिएट बनते हैं जो कि बाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। देन ये अल्फा लिनोलिनेट बनते हैं एंड अदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अगर बात करें तो ये मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज के द्वारा होता है। पार्मिटेट से क्या बनते हैं? स्टीयरेट, जो कि 18 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, बट डिसैचुरेशन पाल्मिट ओलिएट मींस पार्मिटेट इज द प्रिकर्सर फॉर पाल्मिट ओलिएट। वहीं पे स्टीयरेट की अगर बात करें तो स्टीयरेट इज प्रिकर्सर फॉर ओलिएट एंड अदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो की अगर बात करें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड से ही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बनते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड से मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो बनता है, इट इज कैटालाइज्ड बाय फैटी एसाइल कोएंजाइम डिसैचुरेज। और इनको क्या चाहिए? इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा इसको साइटोक्रोम B5। साइटोक्रोम B5 इज रिड्यूस्ड साइटोक्रोम B5। इलेक्ट्रॉन देगा किसको? फॉर द अनसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो ये जो ऑक्सीडाइज्ड साइटोक्रोम है, ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? ये इलेक्ट्रॉन लेगा साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज, जो कि फ्लैवोप्रोटीन है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा? साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज। अब ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? NADPH से। सो
अनसैचुरेशन के लिए भी अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन आता है नेट पीएच से, बट इसमें दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक साइटोक्रोम B5 और दूसरा साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज जो कि फ्लेवोप्रोटीन है। नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ आइकोसानोइड्स। आइकोसानोइड्स की अगर बात करें तो टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोजेंस एंड ल्यूकोट्राइन्स, और इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है इन द लिपिड सेक्शन। सो फॉस्फोलिपिड से क्या बनेगा, पहले अराकिडोनेट जो कि 4 जिसमें 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एट 5, 8, 11 एंड 14। सो यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज A2 काम करेगा, जो कि मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उससे अराकिडोनेट रिलीज होंगे। अराकिडोनेट साइक्लोऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ कॉक्स से क्या बनेगा, PGG2, परऑक्सीडेज एक्टिविटी ऑफ कॉक्स कन्वर्ट करेगा PGH2 में, और ये PGH2 प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड अदर थ्रोम्बोजेंस का फॉर्मेशन करते हैं। और क्योंकि इसमें साइक्लिक रिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोजिन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसमें साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको साइक्लिक पाथवे भी बोलते हैं। वहीं पे अगर ल्यूकोट्राइन की बात करें तो ल्यूकोट्राइन्स में कोई भी साइक्लिक रिंग प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इसको लीनियर पाथवे भी बोलते हैं, और ये भी अराकिडोनिक एसिड से ही बनता है। लाइपोऑक्सीजनेज के प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, 12-HPET, और ये 12-HPET मल्टी स्टेप प्रोसेस में अदर ल्यूकोट्राइन्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो अल्टीमेटली जो आइकोसानोइड्स होते हैं वो अराकिडोनेट से बनते हैं। प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स डिराइव इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम फैटी एसिड्स, एज इन एनिमल्स ए की स्टेप इन द इनिशिएशन ऑफ सिग्नलिंग इन्वॉल्व्स एक्टिवेशन ऑफ ए स्पेसिफिक फॉस्फोलाइपेज। प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में फैटी एसिड सबस्ट्रेट दैट इज रिलीज्ड इज अल्फा लिनोलिनेट। Lipooxygenase then catalyzes the formation of first step in the pathway that converts linolenate to jasmonate. Jasmonate की अगर बात करें तो it is the substance known to have signaling role in insect defense, resistance to fungal pathogens and pollen maturation. Jasmonate also affects seed germination, root growth and fruit and seed development. So this is all about synthesis of fatty acids and icosanoids. And in my next lecture we will discuss about biosynthesis of triacyl glycerol. So stay tuned for this lecture, and if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section, and please do not forget to like, share and subscribe the channel. Thank you very much.